क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है? क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा, ये हम आपको अब बता रहे हैं। और इस पर हम जो चर्चा होगी, जो विषय होंगे, उसके विषय में भी आपको बताएं। ग्लोबल टेररिज्म का फादर हुआ है पाकिस्तान, और एस जयशंकर ने ऐसा क्यों कहा कि पाकिस्तान नहीं, यह है टेररिस्तान। आखिर इस स्टेटमेंट के क्या है मायने, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। साथ ही साथ आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर सिद्धारमैया की सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकी और उससे पहले ही अब फिर से होगा जाति सर्वेक्षण। क्यों? क्योंकि कांग्रेस आलाकमान ऐसा चाहता है। तो कांग्रेस आलाकमान आखिर इसके पीछे क्यों ऐसा चाह रहा है, इसके पीछे की सियासत क्या है या मजबूरी क्या है, इसको भी समझने की जरूरत है। और अब बीजेपी इसको लेकर हमलावर है। वो कह रही है कि जातिगत जनगणना की जो सियासत है उसमें खुद ही फंसते नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। ऐसा क्यों कह रहे बीजेपी? इसके साथ ही बात होगी ममता बनर्जी के ओबीसी आरक्षण के नए फॉर्मूले की। आखिर क्यों ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं? होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। कर्नाटक के महर्षि वाल्मीकि एसटी विकास निगम घोटाला मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। बेल्लारी में एक सांसद और 3 विधायकों के ठिकानों पर छापेमारी। आतंकवाद को लेकर भारत का सख्त रवैया कायम। यूरोपीय देशों के दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत का मुकाबला पाकिस्तान से नहीं, टेररिस्तान से। दुनिया भी बदले अपना रवैया। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का एक और चेहरा सामने आया। एफबीआई निदेशक ने दी जानकारी। कनाडा से पाकिस्तानी नागरिक का अमेरिका को प्रत्यर्पण। नागरिक कर रहा था आईएसआईएस की मदद। चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ के बाद कर्नाटक में सरकार के खिलाफ बड़ी नाराजगी के बीच कांग्रेस आलाकमान का बड़ा फैसला। जातिगत गणना की रिपोर्ट पर नहीं होगी कार्रवाई, फिर से गणना कराएं सिद्धारमैया। बीजेपी का सवाल, आखिर जाति जनगणना पब्लिश करने से क्यों घबराई है कांग्रेस पार्टी? पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण में मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर। बीजेपी नेताओं ने कहा कि ममता मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए संविधान की उड़ा रही हैं धज्जियां। और दिल्ली में अवैध आशियानों पर गरजा बुलडोजर। मद्रासी कैंप, वजीरपुर के बाद अब दिल्ली के कालकाजी के भूमिहीन कैंप पर बुलडोजर की कार्रवाई। डीडीए के बुलडोजर और पोकलेन मशीनें अवैध बस्तियों को ध्वस्त करने में जुटी। तो सबसे पहले बात पाकिस्तान की, जिसको पाकिस्तान नहीं टेररिस्तान कहते हैं हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। ग्लोबल टेररिज्म का फादर पाकिस्तान, आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? पहलगाम बर्बर आतंकी कार्रवाई के खिलाफ भारत की सख्ती से पाकिस्तान को जवाब दिया है और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने साफ किया है कि किसी भी आतंकी घटना को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के ग्लोबल आउटरीच मिशन ने पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को दुनिया में बेनकाब किया है। पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर भारतीय प्रतिनिधियों ने मजबूती से भारत की बात दुनिया के सामने रखी है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए आखिर किस तरह से समस्या बना हुआ है। यूरोपीय देशों के दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। जयशंकर ने कहा कि हमारा विरोध पाकिस्तान से नहीं बल्कि टेररिस्तान से है। उन्होंने दुनिया से आतंकवाद पर और परमाणु धमकी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की अपील की। जयशंकर ने साफ किया कि मौजूदा स्थिति को 2 देशों के विवाद की तरह नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसे आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जाना चाहिए। पहलगाम हमले के बाद भारत ने साफ कर दिया है कि आज का भारत परमाणु धमकी और पाकिस्तान की इस गिदड़ भभकी से डरने वाला नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को आर्थिक मदद बंद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान को एक ही समय में आजादी मिली थी। भारत को दुनिया के लोकतंत्र की जननी माना जा रहा है, जबकि पाकिस्तान वैश्विक आतंकवाद का पिता बन गया है।
तो जो अंतर है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर भारत के इतिहास में आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई साबित हुई है। राजनाथ सिंह जब पाकिस्तान को फादर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म कहते हैं, ठीक उसी वक्त अमेरिका में एक पाकिस्तानी को गिरफ्तार कर एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया गया। FBI चीफ ने खुलासा किया है कि कनाडा में रह रहे पाकिस्तानी नागरिक न्यूयॉर्क में यहूदियों पर हमले की साजिश रच रहे थे। आज पाकिस्तान दुनिया से भारत के साथ बातचीत के लिए बिलबिला रहा है। बिलावल भुट्टो इंडस वाटर ट्रीटी पर बात करने के लिए दुनिया से अपील कर रहे हैं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरुआती चरण में है, उसमें ज्यादा पानी के स्टोरेज की योजना बनाई जाएगी। हम ज्यादा पानी स्टोर करके बिजली क्षमता बढ़ाने की योजना बना सकते हैं। जाहिर है भारत ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि फौज और आतंकी संगठनों के जहरीले कॉकटेल से जब तक पाकिस्तान मुक्त नहीं होता, तब तक पाकिस्तान एक टेररिस्तान ही कहा जाएगा। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का कहना है कि भारत की लड़ाई पाकिस्तान के आतंक से है। This is not a conflict between two states per se. This is actually a response to the threat and to the practice of terrorism. So I would urge you to make it, don't think of it as India-Pakistan, think of it as India-Terroristan. You will then appreciate it. राजनाथ सिंह का कहना है कि भारत चाहता है कि आतंकवाद का पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया उसको देखे, समझे और उस पर काम करे, और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि दुनिया से आतंकवाद खत्म हो जाए। भारत चाहता है कि आतंकवाद पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया से खत्म हो, क्योंकि यह पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चुनौती है। साथियों, मैंने तो पहले भी पाकिस्तान को सलाह दी थी और आज मैं फिर से कहना चाहता हूं कि अगर आपसे पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो भारत आपकी मदद करने को पूरी तरह से तैयार है। भारत की सेनाएं आतंकवाद के खिलाफ सरहद के इस पार और सरहद के उस पार भी कार्रवाई करने में पूरी तरह से सक्षम है। और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी को रोकने की वो निंदा करते हैं। इसके लिए पूरी दुनिया को एक साथ आना चाहिए। तो क्या कुछ कह रहे हैं बिलावल भुट्टो, वो भी सुनते हैं। I don't think that this is a position that the Indian government is going to be able to sustain for very long. It is not the moral high ground, it is the lowest of the low ground to try and maintain this position that you're going to cut off Pakistan's water. I do hope that the international community, above and beyond geopolitics or any kind of partisan politics, will speak in one voice in condemning this decision. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर गणेश मल्होत्रा, जो कि स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। और हमारे साथ हमारे विनोद मिश्रा, जो कि सलाहकार संपादक है हमारे, वो जुड़े हुए हैं। विनोद जी, अगर इसकी शुरुआत आपके साथ करें, दो विषय दरअसल इस पे सीधे तौर पर आते हैं। एक तो जो बात राजनाथ सिंह ने कही कि एक ही समय में दो देश आज़ाद हुए थे, एक फादर ऑफ टेररिज्म बना और एक लोकतंत्र की जननी। ये जो अंतर है वो साफ दिखाई दे रहा है। और भारत अब बार बार ये कह रहा है कि भाई अगर आपसे नहीं निपट पा रहा है तो हमको बताइए, हम आपकी मदद करेंगे आतंकवाद को खत्म करने के लिए। निखिल, पहलगाम हमले के बाद भारत का जो स्टैंड है वो पूरी दुनिया को एक तरह से वाजे कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि पूरी तरह से आप दुनिया इस बात को देखे कि भारत की एक कार्रवाई जो है वो आतंकवाद के खिलाफ था। पूरी तरह से ये दुनिया देखे कि पाकिस्तान में जिस तरह से फौज और वहाँ के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का एक कॉकटेल बना हुआ है, वो एक तरह से इसको एक्सपोज करने के लिए भारत का जो ये डिप्लोमेटिक स्ट्राइक था, वो पहलगाम हमले के बाद एक सबसे एक बड़ा स्ट्राइक आप मान सकते हैं। हमारे भारत के जितने प्रतिनिधि अभी गए थे, अभी भी लौटे हैं कल ही, और प्राइम मिनिस्टर मोदी से उनकी मुलाकात हुई है। इनका एक तरह से पाकिस्तान के इस आतंकी चेहरे को बेनकाब करने में मुझे लगता है कि आज तक के किसी भी डिप्लोमेटिक मिशन की इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिली होगी जो भारत ने कर दिखाया है, भारत के इन प्रतिनिधियों ने।
जयशंकर ने आज हमारे एमईए ने इस बात को एक पूरे पाकिस्तान को के संदर्भ में आज जब यूरोपीय के देशों के दौरे पे हैं और उन्होंने एक बड़ी लकीर खींच दी है कि आप जब पाकिस्तान की मदद करते हैं तो आप ये जान लीजिए कि आप एक टेररिस्तान की मदद कर रहे हैं। और इस बात को दुनिया को समझने की जरूरत है कि आज का भारत किसी परमाणु बम की धमकी से वो अपनी कार्रवाई को नहीं रोक सकता, जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में करके दिखाया है। तो यही बात राजनाथ सिंह जब कह रहे हैं कि ये देश जो एक समय में आज़ादी मिली थी भारत और पाकिस्तान को 1947 में, और वो देश आप दुनिया देखिए कि वो भारत आज पूरी दुनिया में एक लोकतंत्र की जननी के मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है। और वही उसका पड़ोसी देश पाकिस्तान वो ग्लोबल टेररिज्म का एक फादर बन गया है। आज दुनिया में कहीं टेररिज्म के कहीं सूत्र आपको अगर दिखते हैं तो कहीं ना कहीं उसके नींव जो है वो पाकिस्तान में है। अभी जो FBI के चीफ कास्ट पटेल ने जो सुबह सुबह एक जानकारी दी थी कि कनाडा में पाकिस्तानी नागरिक जो बंदा है उसको उठाया अमेरिकन FBI एजेंसी ने, और वो सीधे पाकिस्तान न्यूयॉर्क में सिटी में वहाँ ज्यूइश हैं उनके जो एक समारोह है उसमें हमले की प्लानिंग बना रहा था। मतलब आप सोच लिए कि 9/11 के बाद का एक सबसे बड़ा आतंकी हमले की साजिश की बात हो रही थी वहाँ। तो आप भी देखिए कि 9/11 के जब आतंकी बड़े हमले होते हैं उसके भी तार पाकिस्तान से जुड़े। अगर आप देखिए कि इंग्लैंड में जब वहां मेट्रो में बड़ा आतंकी हमला हुआ था उसके भी तार पाकिस्तान से जुड़े। जर्मनी में आतंकी हमले होते हैं उसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। पहलगाम में आतंकी हमले होते हैं, बड़ आतंकी कार्रवाई होती है, उसके भी तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। तो सच माने में जयशंकर जी ने एक तरीके से साफ किया है दुनिया को कि आप इसे पाकिस्तान नहीं टेररिस्तान कहिए, और पाकिस्तान तब इस बात के लिए ये बात को समझ पाएगा कि एक टेररिस्तान मुल्क के रूप में अगर उसे एक सभ्य मुल्क से बात करनी है तो उसको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। निश्चित तौर पर एक सब मुल्क से बात करनी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया को भी समझना होगा कि पाकिस्तान को जो लगातार मदद की जा रही है या ये कहा जा रहा है कि हम पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, दरअसल वो पाकिस्तान की नहीं, ये सही है कि वो टेररिस्तान की मदद हो जाएगी, क्योंकि जो भी आर्थिक मदद दी जाती है वो जो टेरर को फंड करने में पाकिस्तान मदद करता है। दूसरा जो विषय है वो उस पर मैं डॉक्टर मल्होत्रा आपसे जानना समझना चाहूँगा कि आपने सुना अभी कि बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि भाई हम ये मानते हैं कि ये भारत जो कर रहा है पानी रोकने की बात वो बिल्कुल गलत है, लेकिन जो भारत की तरफ से स्टैंड है कि भाई हम तो जल संचय कर रहे हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं पहले उसको पूरा किया जाएगा, और हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट हैं उसके ज़रिए जो बिजली का उत्पादन है वो किया जाएगा। किस तरह से देखते हैं इस पूरे बदले हुए सिनेरियो को, और किस तरह से ये जो पूरा बदलाव है ये कहीं ना कहीं पूरी जो चाहे वो आतंकवाद की बात हो या जो दूसरी है उन स्थितियों को भी कहीं ना कहीं काबू में लेकर आएगा? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो पाकिस्तान हमेशा उसकी अवहेलना करता आया है। ऐसा नहीं है कि इंडिया ऐसा कर रहा है। अगर हम जितने भी प्रोजेक्ट्स देखें तो पाकिस्तान कोई ना कोई एक एजेंडा लेके उनको रोकने की कोशिश करता रहा है। कभी वो वर्ल्ड बैंक के पास जाता था, कभी वो इंडिया के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में जाता था। तो इंडस वाटर ट्रीटी की अवहेलना तो पाकिस्तान कर रहा है। अब हमने थोड़ा सा एक कड़ा रुख अपनाया तो पाकिस्तान को अब नानी याद आ रही है, क्योंकि गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम में आप देखिए पाकिस्तान की बुरी हालत है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था 2 दिन पहले कि लगभग एक जो रिवर है और एक जगह पे पानी है, पानी तो मतलब कि बिल्कुल नामात्र हो गया है। तो पाकिस्तान को अपने रुख को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जैसे कहा है कि वाटर एंड ब्लड कैन नॉट गो टुगेदर, तो ये हमारा एक क्लियर स्टैंड है। और पाकिस्तान ये सोचेगा कि 1960 का भारत है, अब ये 1960 का भारत नहीं है, 2025 का भारत है। एक तरफ आप पानी लेंगे, अपने लोगों को पानी पिलाएंगे, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे और हमारे इधर आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम देंगे, तो ये नहीं चलेगा। बिलावल भुट्टो तो गिड़गिड़ाएंगे, पर हमारा स्टैंड क्लियर है। और जैसा कि मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि हम उन प्रोजेक्ट्स की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, हम उन प्रोजेक्ट्स को एक्सपीडाइट करवाएंगे। तो मुझे लगता है भारत एक सक्सेसफुल मिशन की तरफ है, और भारत ने जो करके दिखाया मुझे लगता है वो पहले ही होना चाहिए था। ठीक है, 2025 में हुआ, पर पाकिस्तान को अब और जो उसके वेस्टर्न देश जो उसकी मदद करते हैं उनको भी क्लियर करना पड़ेगा,
क्योंकि जैसे डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि एक तरीके से उन्होंने जो कुछ कहा है, उन्होंने एक आईना पाकिस्तान को तो दिखाया है टेररिस्तान बोल के, पर उन्होंने एक आईना जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज को भी दिखाया है कि एक तरफ आप मदद कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट के नाम पे मदद करते हैं, बट वो पैसा जो है वो टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए यूज किया जाता है। वो पैसा साउथ एशिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए किया जाता है। आप देखिए साउथ एशिया के जितने भी देश हैं वो पीसफुल देश हैं, चाहे वो नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है या बाकी देश हैं, पर पाकिस्तान जो है वो उस पीस को भंग करने की कोशिश करता है। और वो पैसा सारा फंडिंग कहां से होती है? वेस्टर्न कंट्रीज से होती है। तो वेस्टर्न कंट्रीज को भी एक कॉल लेनी पड़ेगी कि ये सिर्फ साउथ एशिया की बात नहीं है, उनके देश में भी आप देखिए कि यूरोप में इस टाइम पे क्या हालत है। उन्होंने बहुत सूडो लिबरलिज्म बताया। आप देखिए कि उनके देश में क्या हालत हो रखी है, जगह जगह आगजनी हो रही है। हम देखिए लॉस एंजलिस में क्या दंगे फसाद हो रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज की क्या हालत है। तो आप किसी ना किसी आतंकवादी घटना का देखिए तो उसके तार जो है वो पाकिस्तान में आके जुड़ते हैं जी। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज को एक डिसाइड करना पड़ेगा। वो अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो भारत को बोले कि इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करिए, क्योंकि भारत ने एक बड़ा कड़ा रुख बताया है। भारत के जो डेलीगेशंस हैं उन्होंने कड़ा रुख बताया है कि भाई आप पहले पाकिस्तान का स्टैंड बताइए कि पाकिस्तान अगर आतंकवाद को रोकता है, अगर आतंकवादियों को हमें सौंपता है, तो उसके बाद हम इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू कर सकते हैं। पर उसमें भी यानी आपको मिलाकर डॉक्टर मल्होत्रा ये कह रहे हैं कि जो जिस तरह से बिलावल भुट्टो दुनिया के सामने बिलबिला रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के आप लोग बात करिए, भारत के ऊपर प्रेशर बनाइए, कहीं कोई जिसको कहते हैं कि लोकस स्टैंडाई दूसरे देशों का बनता नहीं है इस पे? बिल्कुल नहीं बनता है। एक गलत नैरेटिव चलाया जा रहा था कि वर्ल्ड बैंक जो है वो पार्टी है। वर्ल्ड बैंक तो कोई पार्टी नहीं था। जब भी एग्रीमेंट होता है, जब हम इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करते हैं तो उसमें देश जो है वो पार्टी है, वर्ल्ड बैंक एक एंटिटी कोई नहीं है। तो उस नैरेटिव को भी हमने खत्म कर दिया, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने उस टाइम पे पैसा प्रोवाइड किया था इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का। और वर्ल्ड बैंक के आप सोचिए कि वर्ल्ड बैंक की बात मान के हमने कई बार इंस्पेक्शन होने दी अपने जम्मू कश्मीर में जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं। तो मुझे लगता है कि उन सरकारों की एक मिसकंसेप्शन थी, शायद उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं थे। पर अब हमने क्लियर कर दिया कि ना तो बाकी देशों का लोकस स्टैंडाई है और ना ही वर्ल्ड बैंक जैसी किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई लोकस स्टैंडाई है। जी 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 बिल्कुल, निश्चित तौर पर। एक बात मैं विनोद मिश्रा जी आपसे भी समझना चाहूँगा, जिस तरह से अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने तमाम जो ग्रुप्स थे जो भारत की बात रखने के लिए जो प्रतिनिधि पूरी दुनिया में गए हुए थे, उनसे मुलाकात भी की है और उनसे बातचीत भी की है। किस तरह से आप देखते हैं कि जो ये भारत का रुख था ये पूरी दुनिया के सामने रखा गया और कहीं ना कहीं ये स्टैंड इसको क्लियर करने की ज़रूरत भी थी जो भारत ने किया है? किस तरह से इस डिप्लोमेसी को देखते हैं? निखिल भाई, मैं डॉक्टर साहब के बात को थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं कि जो बात वो कर रहे थे वर्ल्ड बैंक को लेके और इंडिया पाकिस्तान को लेके, कई जगह पर पाकिस्तान ने इसको ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट मानता है। तो इसी बात को थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी समझने की ज़रूरत है और हम लोग भी थोड़ा सा क्लियर हो कि पूरे एशिया में आप कह सके, एशिया के रीजन में इस तरह का एग्रीमेंट किसी देशों के साथ नहीं है। आप भारत जो है वो एक अप स्ट्रीम की नदियों का देश है और एक लोअर स्ट्रीम जो है नदी वो पाकिस्तान में जाता है उसका। अप स्ट्रीम के देश ने किसी लोअर स्ट्रीम के किसी मुल्क के साथ में समझौता किए हो, ऐसे कभी इतिहास में देखा नहीं गया है। ये एकलौता भारत है जिसने भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 में इसको संधि में लाए थे, इंडस वाटर ट्रीटी, जो कहा गया था एक गुडविल जेस्चर है। चाइना में अभी ये दावा किया गया था पाकिस्तान की तरफ से कि अगर IWT इंडिया रिजेक्ट करता है तो चाइना भी इस पर कार्रवाई करेगा और चीन जो है ब्रह्मपुत्रा से जो नदी का स्रोत है उसको बंद करेगा। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने बहुत तरीके से इसका जवाब दिया था जी। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि जब ब्रह्मपुत्रा नदी भारत के दाखिल होती है तिब्बत से, उसके बाद उस नदी में पानी आता है। मतलब हमारे यहाँ अपने नदियों की इतनी कैपेसिटी है कि बारिश में आप देखिए उसके बाद 32 नदियां आके ब्रह्मपुत्रा में मिलती है और वो एक जल का इतना बड़ा स्रोत बनता है कि पूरी तबाही ला देती है बाढ़ के समय में। जी जी बिल्कुल। वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीन ब्रह्मपुत्रा के बारे में क्या सोचता है, लेकिन भारत अपनी नदियों के बारे में क्या सोचता है ये भारत का अपना अधिकार है।
और इंडस वाटर ट्रीटी को सिर्फ एक होल्ड किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। और आप ये देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान में और पाकिस्तान के हुक्मरानों में एक तरह से घंटी बज रही है कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। तो इसकी वजह है कि पाकिस्तान में इस बात को लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने 4 युद्धें देखी है, इतने बड़े बड़े आतंकी हमले देखे हैं, लेकिन वो कभी इंडस वाटर ट्रीटी पे यहाँ की सरकारों ने कभी इस तरह का फैसला लेने की कोशिश नहीं की या हिम्मत नहीं दिखाई, मैं कैटेगोरिकली कहूँ तो। लेकिन अगर मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है पहलगाम हमले के बाद, तो आप कह सकते हैं कि ये जो वाटर स्ट्राइक है ये पाकिस्तान को के एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाया है, जो उसके विदेश मंत्री खुद कह रहे हैं। ठीक है, तो ये बड़ा सवाल है कि भारत इस बात को लेके आज जब दुनिया के सामने में बात जब जयशंकर कह रहे थे कि आप बताइए कि एक टेररिस्तान के मुल्क के साथ में भारत किस तरह की हमदर्दी वाला गुडविल जेस्चर दिखा के एक उसके साथ समझौता करे और उससे बात करे, ये दुनिया को पाकिस्तान को बताना है। ठीक है, जो दूसरा पक्ष जो मैंने बात कही थी कि जो ये जिस तरह से पूरी दुनिया में भारत के जो प्रतिनिधि हैं सभी पार्टियों के जो गए, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं कि इसका क्या कुछ फायदा या किस तरह से पूरी दुनिया में इस बात का प्रसार किया गया कि दरअसल भारत आतंकवाद से पीड़ित है और वो स्वतंत्र है ये कार्रवाई करने के लिए कि जो उसको जे में मारा ते में ही मारे, ये वाली जो पॉलिसी है ये भारत अपनाएगा। निखिल देखिए, कल भारत के इस स्टैंड के आप डिप्लोमेटिक मिशन की कामयाबी समझिए कि भारत के डिप्लोमेटिक मिशन ने किस तरह से आप अमेरिका से लेके और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के पक्ष को, भारत की बात को रखा है कि कल बिलावल भुट्टो अमेरिका में बैठ के और अमेरिका को ही पाकिस्तान के आतंकवाद के लिए दोषी ठहरा रहा है। और बिलावल भुट्टो साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान में जो ये आतंकवाद है और पाकिस्तान में जो ये ब्रीडिंग ग्राउंड बने हैं आतंकवाद के, वो उसका रिस्पॉन्सिबल अमेरिका है। तो आप ये सीधा देख लीजिए कि वो पाकिस्तान के इकोनॉमी का और पाकिस्तान के फंड का टेररिज्म एक हिस्सा बन गया जनरल जियाउल रहमान के समय से, जियाउल हक के समय से जी। और आप जियाउल हक के इसके बाद से देखिए कि आज बिलावल भुट्टो अमेरिका में इस बात की दुहाई दे रहा है कि जो विक्टिम ऑफ टेररिज्म होता है उसका तो पहला उदाहरण मैं हूं, मेरी मां को टेररिस्ट ने मार दिया था। तो अब ये बिलावल भुट्टो वहां जो विक्टिम कार्ड खेल रहा है, तो उसका जवाब देते हुए शशि थरूर ने बहुत शानदार बताए थे कि बिल क्लिंटन का हिलरी क्लिंटन का उन्होंने एक जवाब दिया था, बयान पढ़ा था कि उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप अपने बगीचे में सांप पालते हैं और इस भरोसे पालते हैं कि वो पड़ोसी को काटेगा, तो एक दिन आपको भी काटेगा। जी। तो पाकिस्तान को अपने टेररिज्म पे कभी इसको जो बहाना ढूंढता है, टेररिज्म के अलग अलग चश्मे से लोगों को समझाता है, नैरेटिव दुनिया में बनाता है, उसको कम से कम हमारे डिप्लोमेटिक मिशन ने जो ये आउटरीच का प्रोग्राम था हमारे प्रतिनिधियों का, उसने पाकिस्तान के इस चेहरे को बेनकाब किया है। आज भारत के ये प्रतिनिधि ने पाकिस्तान को विक्टिम कार्ड खेलने नहीं दिया। पाकिस्तान पूरे आतंकवाद का फादर है, यह बात जब राजनाथ सिंह कहते हैं तो ये बात अब दुनिया इस पाकिस्तान के नैरेटिव को छोड़ दिया है, कोई बाय नहीं कर रहा। जी, निश्चित तौर पर, और दुनिया भी इस बात को समझ रही है। और जिस तरह से आपने एक बात और कही कि ये जो वाटर स्ट्राइक की है भारत ने, इसका भुगतान तो कम से कम पाकिस्तान को करना पड़ेगा। कुछ जोड़ना चाह रहे हैं डॉक्टर मल्होत्रा जी? मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूं, जैसे विनोद मिश्रा जी ने कहा कि ये जियाउल हक के टाइम से है, ये जनरल अयूब खान के टाइम से है। जनरल अयूब खान जो है, उन्होंने जो पाकिस्तान आर्मी में एक जिहाद का कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, और उस टाइम से ये चल रहा है। और एक टर्म आती है फ्रैंकस्टीन सिंड्रोम। फ्रैंकस्टीन सिंड्रोम की आप एक ऐसा चीज बना लेते हैं जो बाद में आपको ही खाता है, जिसकी एग्जांपल उन्होंने सांप से दी है। तो आज की डेट में आतंकवाद जो है वो फ्रैंकस्टीन सिंड्रोम बन गया है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हैं। वेस्टर्न कंट्रीज ने जैसे फंडिंग की है पाकिस्तान को, तो उनको पता, क्या उनकी एजेंसीज को पता नहीं था कि वो पाकिस्तान वो पैसा कहाँ यूज कर रहा है, तो वो उनको भी खा रहा है। और जो बिलावल भुट्टो विक्टिमहुड का कार्ड खेल रहे हैं, तो उनको ये याद रखना चाहिए कि उनकी जो माताश्री हैं बेनजीर भुट्टो, वो कैसे जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को प्रवोक कर रही थी और कैसे जम्मू कश्मीर में जिहाद लॉन्च करने के लिए प्रवोक करती थी। तो अगर उनका ऐसा हुआ, हशर हुआ,
तो ये उनकी बनाई हुई एक चीज थी। तो फ्रैंकस्टीन सिंड्रोम का कंसेप्ट इधर अप्लाई होता है। जी बिल्कुल, उसको हम भस्मासुर भी कहते हैं और आतंकवाद को भस्मासुर कहा जा रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान स्वयं उसका शिकार हो रहा है तमाम हिस्सों में। और बिलावल भुट्टो की बात आपने बिल्कुल ठीक कही, उनकी माँ खुद उसी भस्मासुर का शिकार हुई। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए डॉक्टर गणेश मल्होत्रा आपका और विनोद मिश्रा आपका। विनोद जी, आपको हम आगे भी जोड़ेंगे अपने कार्यक्रम में, बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे कर्नाटक में जाति एक्सरे पर नहीं मिल रहे हैं सुर, आखिर क्यों? जो केंद्रीय आला कमान है कांग्रेस पार्टी का, वो जातिगत जनगणना दोबारा कराना चाहता है। बीजेपी ने बहुत सारे सवाल भी इस पर उठाए हुए हैं कि क्या जाति जनगणना की सियासत इतनी आसान है या अब कांग्रेस इस पर यू टर्न मारना चाहती है। इस विषय पर बातचीत करेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और बात होगी कर्नाटक की सियासत की, जहां जाति एक्सरे पर नहीं मिल रहे हैं सुर। किसके सुर? जो कर्नाटक की इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस का जो आला कमान है केंद्र में, यानी राहुल गांधी की जो टीम है, उसकी सिद्धारमैया की इस विषय पर नहीं बैठ रही है। ये जो चर्चित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर सिद्धारमैया की सरकार अब तक कोई निर्णय नहीं ले सकी, अब फिर से होगा जाति सर्वेक्षण, क्योंकि दिल्ली में राहुल गांधी की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है कि पुरानी रिपोर्ट को छोड़कर नई रिपोर्ट तैयार करे सिद्धारमैया सरकार। लोगों की विसंगतियों को लेकर उठी आवाज को दरकिनार करते हुए सिद्धारमैया जाति गणना को वैज्ञानिक रिपोर्ट मानते थे, लेकिन चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ के बाद बदले सियासी हालात ने सीएम सिद्धारमैया को बैकफुट पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। जानकार मानते हैं कि कांग्रेस आलाकमान कर्नाटक में सरकार की किरकिरी से उसको बचाने के लिए एक बार फिर से जाति सर्वेक्षण की चर्चा उसने छेड़ दी है, ताकि लोगों का ध्यान थोड़ा सा इधर के बजाय उधर पहुंचे। हालांकि इस निर्णय से सीएम सिद्धारमैया से एक बड़ा राजनीतिक हथियार छीन लिया गया है। जानकार मानते हैं कि सिद्धारमैया सरकार की जाति जनगणना रिपोर्ट में अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़े समुदाय की तुलना में वोकालिंगा और लिंगायत की संख्या काफी कम दिखाई गई थी। उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार का यह विरोध था। DK शिवकुमार कहते हैं कि हम घर घर जाकर और ऑनलाइन जानकारी लेकर सर्वेक्षण को पुख्ता करेंगे। कैबिनेट मीटिंग में इस पर रणनीति तय होगी। सवाल है कि जाति जनगणना को लेकर उसको एक्सरे बताने वाले राहुल गांधी जब सोशल इंजीनियरिंग का इसे बड़ा हथियार बना रहे हैं, तो कुछ समुदाय के विरोध से सामने क्यों झुक गए? विसंगतियों की शिकायत तो तेलंगाना में भी उठी थी, फिर उसे लागू करने की जल्दबाजी क्यों दिखाई गई? कर्नाटक में 10 साल पुराने सामाजिक आर्थिक गणना को लेकर विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष में बेचैनी थी। कैबिनेट डिस्कशन में लाने से पहले राज्य के 2 बड़े समुदाय लिंगायत और वोकालिंगा में अपने समाज को खुश करने, खुद की गणना करने की पहल तेज कर दी गई थी। वजह इनकी आबादी कम करने का आरोप था। आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण में मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी वाला समूह बताया गया है। इस क्रम में SC ST का इसके बाद नंबर आता है। वोकालिंगा और लिंगायत समूह को OBC को जनसंख्या के लिहाज से नीचे रखा गया था, जिसे कांग्रेस के कई विधायक स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। सवाल यह है कि जाति सर्वेक्षण में अगर वोट बैंक की सियासत होगी तो विसंगतियां तो सामने आएंगी ही। उससे भी बड़ा सवाल कि कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना को चुनावी कार्ड बनाने पर जोर दे रही है, जबकि ये गरीब कल्याण के लिए एक बेहतर उपाय बन सकता है।
और बीजेपी सांसद पीसी मोहन का कहना है कि कांग्रेस आलाकमान पहले भी कर्नाटक जातीय सर्वेक्षण का विरोध कर चुका है। उन्होंने कर्नाटक के सीएम और डिप्टी सीएम के इस्तीफे की मांग की। In 2013, when the ordinance was passed in the cabinet, that same ordinance Rahul Gandhi tore it. Yesterday, CM and DCM went with the caste census of our Karnataka. He has rejected and come. I would like to ask the Congress High Command what authority they have to reject this census, because either cabinet has to take a decision, and reject it. How can Rahul Gandhi take a decision and reject it? This is an insult to Karnataka, and on this moral ground, CM and DCM should resign. तो एक बड़ा सवाल उठाया बीजेपी ने कि आखिर राहुल गांधी या कांग्रेस आलाकमान के पास क्या अथॉरिटी होती है कि विधानसभा में पेश किया गया, कैबिनेट से पास किया गया अगर कोई सर्वेक्षण है या कोई रिपोर्ट है तो वो होते कौन है कि वो उसको रिजेक्ट कर दें और दूसरा सर्वे कराएं। फिलहाल कर्नाटक का जातीय एक्सरे पर नहीं मिल रहे हैं सुर, ये तो निश्चित तौर पर सामने नजर आ रहा है। फिलहाल इस पूरे विषय पर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ है, किस तरह से ये जो पूरी सियासत है वो किस मोड़ पर जाकर बैठ रही है। तो कर्नाटक की सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट फिर से अटक गई है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नई रिपोर्ट तैयार करने को कहा है, तो जाहिर तौर पर इसको लेकर के सियासत भी होगी। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुधा हलकई जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर सुधा, बहुत स्वागत है आपका। उसके साथ ही साथ संदीप त्रिपाठी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। संदीप जी बहुत स्वागत है। और विनोद मिश्रा हमारे सलाहकार संपादक जुड़े हुए हैं इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए। विनोद मिश्रा, अगर सबसे पहले आपके पास आए और ये जो सवाल उठाया जा रहा है, दो सवाल दरअसल, कि आखिर बैकफुट पर आने की जरूरत क्या थी जिस जातिगत जनगणना की या जातिगत सर्वेक्षण को लेकर के अभी तक इतना हाय तौबा मचाया हुआ था राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने, अब वो कर्नाटक में ही इस पर बैकफुट पर क्यों आ रहे हैं? और दूसरी बात, बैकफुट पर तो आना वो उनका अपना अधिकार है, लेकिन वो किस अथॉरिटी के साथ में सिद्धारमैया को या राज्य सरकार को ये कह सकते हैं कि आप दोबारा सर्वेक्षण कराइए? देखिए, बड़ा सवाल है। बीजेपी के प्रवक्ता जब इस बात को उठा रहे थे तो सही में देश के लोगों को और ये हमें भी समझने की जरूरत है। मनमोहन सिंह के कैबिनेट के डिसीजन को राहुल गांधी ने प्रेस क्लब में फाड़ा था, ये हम सब ने देखा है। संविधान का उस समय में, आजकल राहुल गांधी बहुत तरीके से संविधान करते हैं, लेकिन एक सेंट्रल गवर्नमेंट के, भारत सरकार के कैबिनेट के डिसीजन को हम लोगों ने देखा था कि प्रेस क्लब में कैसे राहुल गांधी उसको फाड़ते हुए नजर आए थे। दूसरी बात, जब वही बीजेपी के प्रवक्ता उठा रहे हैं, ये सवाल गंभीर है कि जिस कैबिनेट में एक जुडिशियल कमीशन का एक रिपोर्ट को कैबिनेट ने अप्रूव किया, कैबिनेट में उसे लाया गया, कैबिनेट के फैसले से उसकी सर्वेक्षण हुई थी और उस कैबिनेट के उस फैसले को राहुल गांधी नकार रहे हैं और सरकार जो है ये बात मान रही है कि हम दूसरी सर्वे करा रहे हैं। कम से कम टैक्स पेयर का उसमें हजारों करोड़ के खर्चे हुए होंगे और आप एक झटके में सिर्फ एक पॉलिटिकल मिलेज के लिए इस बात का एक फैसला ले लेते हैं, तो ये सवाल तो उठेंगे। सवाल इससे भी बड़ा सवाल तो ये बनता है इसमें निखिल कि आप अब तक एक तरह से इस एक्सरे को, जातीय सर्वेक्षण को आप एक्सरे कहते थे, सोशल एक्सरे कहते थे, आप इसकी बात करते थे, अपने तेलंगाना सरकार की बात करते थे, आप और जगह बात करते थे। अभी भारत सरकार ने कास्ट सेंसस पे फैसला लिया, सेंसस के साथ अब कास्ट सेंसस होंगे, तो सारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि ये राहुल गांधी का दबाव है। तो अगर ये राहुल गांधी के दबाव से ये हो रहा है तो राहुल गांधी का दबाव, कास्ट सेंसस का जो सर्वेक्षण रिपोर्ट आई थी वो क्यों रुक गया? तो सवाल तो बनता है लोगों का, ये सवाल बीजेपी का तो आज बनता है, कर्नाटक के लोगों का बनता है। तो अब ये तो लोग कह रहे हैं कि चिन्नास्वामी स्टेडियम पे जो इतना बड़ा हादसा हुआ तो पूरी सरकार बैकफुट पे है और आप लोगों में एक दूसरा ट्विस्ट दे रहे हैं दूसरे डिस्कशन को। तो आप ये जातीय सर्वेक्षण का ला रहे हैं, चिन्नास्वामी स्टेडियम का जो हादसा है उसको लोग भूल जाए। इस तरह के बड़े सवाल है, कांग्रेस और बीजेपी प्रवक्ता आपस में इस बात को करेंगे। निश्चित तौर पर संदीप त्रिपाठी, बहुत सारे सवाल हैं जो पूछा जा रहा है कांग्रेस पार्टी से कि आखिर बैकफुट पर ये आने की बात क्यों थी। ये तो एक बात है कि बैकफुट पर आए क्यों,
और दूसरा ये है कि आप बैकफुट पर आ सकते हैं, लेकिन अथॉरिटी क्या है कांग्रेस आला कमान को कि वो राज्य सरकार में कैबिनेट से पास एक जो चीज है उस पर वो कह दें कि नहीं जी हम नहीं मानते, दोबारा कराइए। आपकी आवाज थोड़ा कट के आ रही है, नेटवर्क में शायद थोड़ी सी दिक्कत है। एक बार देखिए, आप जो आपका माइक है या जो आपका फोन है वो ठीक से रखा हो। जी जी आवाज आ रही है, थोड़ा सा कट के आ रही है। बोलिए, आप कोशिश करिए, मैं देखता हूं, नहीं होगा तो फिर आपको दोबारा जोड़ेंगे। जी चलिए एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, एक ब्रेक के लिए संदीप जी एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, आपको दोबारा जोड़ते हैं और उसके बाद इस चर्चा को शुरू करेंगे। रुकेंगे दर्शकों, एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका। इस ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे थे जातिगत जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसको लेकर के कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस आला कमान का ये एक तरह से कहा जाए आदेश कि इस पर दोबारा सर्वेक्षण होना चाहिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संदीप त्रिपाठी भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। उनके ऑडियो में कुछ दिक्कत थी, उसको हम ठीक करा रहे हैं। और डॉक्टर सुधा हलकई हमारे साथ बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर सुधा, एक सवाल तो ये ज़रूर बनता है कि ये जो सवाल उठाया जा रहा है कि सुधा, आप हमें सुन पा रही हैं? डॉक्टर सुधा क्या हमारे साथ जुड़ी हुई? डॉक्टर सुधा, नेटवर्क में थोड़ी कुछ दिक्कत है, उसके लिए शायद उसको ठीक किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ सके। फिलहाल विनोद मिश्रा को हम इस पर जोड़ना चाहेंगे। विनोद जी, आप देखते हैं इस पूरे मामले को कि ये डॉक्टर सुधा शायद हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर सुधा, आप हमें सुन पा रही हैं? जी, आप अपना ऑडियो एक बार देख लें, आपका ऑडियो हम तक आ रहा है। जी अभी ठीक है? जी जी आपका जी। दरअसल सवाल ये है कि एक तो आप लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं कि राहुल गांधी के पास कोई या कांग्रेस आला कमान के पास अथॉरिटी नहीं है कि विधानसभा में अगर या कैबिनेट के द्वारा पास कोई रिपोर्ट है तो वो उस पर कोई अपना आदेश जारी कर सकें या उस पर कोई सलाह दे सके कि इसको दोबारा कराए राज्य सरकार। तो क्या ये आप लोगों को ज़्यादा परेशानी इस बात से है कि कांग्रेस पार्टी का आला कमान किस तरह से इस पर कोई निर्देश दे सकता है, या परेशानी आपको इस बात से है कि उसमें विसंगतियां भी हैं जो आर्थिक सर्वेक्षण है? पहली चीज तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो नया जाति गणना की जो इशू इन लोगों ने रेज किया है, यहाँ पे ऐसा है कि एक तीर से दो निशान। यहाँ पे ये लोग अभी जो स्टैम्पीड हुआ है 11 इनोसेंट बच्चों का बैंगलोर में, इससे ये लोग ध्यान हटाना चाहते हैं, जिसको हम बोलते हैं डाइवर्शन टैक्टिक्स। सेकेंड चीज है, ये लोग दिस इज वन मोर अपॉर्चुनिटी, मतलब इनका और एक स्कीम है जहाँ पे ये लोग पैसे लूटना चाहते हैं। कांग्रेस का दो ही एजेंडा है, एक है अपीजमेंट पॉलिटिक्स, तुष्टिकरण राजकीय, एक परिवार के लिए, गांधी परिवार के लिए, सेकंड है एक समुदाय के लिए। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट ये दिखता है। पिछले भी जो जाति जनगणना हुई थी यहाँ पे, इट वाज एब्सोल्युटली एब्रप्टली रॉन्ग, मतलब इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं था। और यहाँ पे 165 करोड़ से ज्यादा पैसे खर्च हुआ था जो टैक्स पेयर्स के पैसे हैं। मतलब इनको कुछ भी अधिकार नहीं बनता है कि लोगों की पैसे ये लोग खिलवाड़ करें। और अभी जो है फिर से ये लोग ये पैसे वहां पे डालना चाहते हैं। और मैं आपको बोलना चाहती हूँ, पिछले 10 साल में जो नहीं हुआ है, जो कांतराज रिपोर्ट था, ओरिजिनल रिपोर्ट, वो सीएम ऑफिस से मिसिंग है।
ये ऑफिस से फाइल मिसिंग कैसे हो सकता है? उसके बाद में सिद्धरामैया ने, इनको कैसे चाहिए था, मतलब जो रिपोर्ट्स इनको बनाने थे टेलर मेड मेरे हिसाब से, तो इन्होंने जयप्रकाश हेगड़े जी को नियुक्त किया, तो इन्होंने जैसे सिद्धरामैया को चाहिए था वैसे इन्होंने रिपोर्ट दिया है। हालांकि मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देती हूँ, लिंगायत समुदाय का 2 करोड़ से ज्यादा है यहाँ पे, तो इन्होंने 60 लाख कुछ दिया है वहां पे। तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और यहाँ पे इन लोगों का क्या है, आप ले लीजिए वाल्मीकि निगम का ले लीजिए, 185 करोड़ का इन लोगों ने गफला किया था, और इसका ले लीजिए, और 100 करोड़ का अभी ईडी का रेड हो रहा है यहाँ पे। तो सिद्धरामैया की गवर्नमेंट जो है, डीके शिव कुमार और परमेश्वर जी को लेके पूरे लोग यहाँ पे इस्तीफा दे देने चाहिए। उनको कोई हक नहीं बनता कि लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करे, क्योंकि ये रिपोर्ट आने के बाद यहाँ तो ऐसी हलचल मची थी और यहाँ तो इतनी आतंक मची थी लोगों में कि इतना डिफरेंस कैसे आ सकता है बोल के। तो ये अनसाइंटिफिकली हुआ था इनका सर्वे। मेरा मानना है कि सर्वे हुआ ही नहीं, ये लोगों ने ये पैसे अपनी जेब में डाल दिए। तो अभी और एक नया स्कीम लेके आ रहे हैं और पैसे अपनी जेब में डालने के लिए, और एक डाइवर्शन टैक्टिक्स है। और ये किसी हालत में, मतलब आप लॉ एंड ऑर्डर ले लीजिए, आप चीजों की बढ़ते जो प्राइजेस जो बढ़ रहे हैं यहाँ पे, या क्राइम्स जो बढ़ रहे हैं यहाँ पे, हर तरफ से जो एक प्रोग्रेसिव स्टेट था कर्नाटक, उसको बीमारू स्टेट बना के रख दिया है ये लोगों ने। ठीक है, तो दिस इज वेरी मच, तो ये बात पे इन लोगों को इमीडिएटली इस्तीफा दे देनी चाहिए। और हम लोगों को याद रखना चाहिए कि नीम पे पेड़ में आम नहीं आते हैं। ठीक है, नीम के पेड़ में आम कभी नहीं आते। जस्टिस नहीं किया, ये कभी नहीं करेंगे आगे। ठीक है, ठीक है। संदीप त्रिपाठी, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। जब जातिगत जनगणना की बात कही थी और ये बार बार सिद्धरामैया उस पर आमादा थे और कह रहे थे कि इसको लागू कराएंगे, और ये तो और राहुल गांधी भी ये कह रहे थे कि हम इस पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन आखिर क्या ऐसा हो गया कि इसमें बैकफुट पर आना पड़ा, यू टर्न लेना पड़ा, और न सिर्फ यू टर्न लेना पड़ा, अब वो ये कह रहे हैं कि इसको दोबारा कराया जाए। ये पहली बात तो कहीं पर सार्वजनिक तौर पर ये नहीं है कि राहुल जी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी मतलब कांग्रेस आला कमान, मैं कितने आला कमान का भी कोई जो है बयान नहीं है। ये हम लोग अटकलों के आधार पर बात कर रहे हैं, और जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वो भी एक चोरी की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर बात कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें सिर्फ हाइपोथेटिकल है, जिसके आधार पर चर्चाएं नहीं होती, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि कैबिनेट के डिसीजन को कौन होते हैं राहुल जी बदलने वाले। बिल्कुल नहीं, हम तो यही कहते थे, हम तो जब कर्नाटका में चुनाव लड़े तो हमने यही कहा था कि कर्नाटका दिल्ली से चलना चाहिए या कर्नाटका से चलना चाहिए। तो हम तो इसी बात को लेकर चुनाव लड़कर आए हैं, तो इस बात के हम हिमायती हैं कि कर्नाटक जो है कर्नाटक से चलेगा, ना कि दिल्ली से। अब आती है तीसरी चीज बात, मुद्दे की बात यह है कि जातिगत जनगणना पर वो हमको ज्ञान दे रहे हैं जो जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे थे। दसियों डिबेट मैंने आपके चैनल पर किया, और मुझे आज अच्छा लगा निखिल जी, आपने ये कहा कि जातिगत जनगणना जो है लोगों के उत्थान का आधार बन सकता है। ये बात हम समझाने में आपको जो है सक्षम हुए, हम जो है सरकार को समझा पाए, ये हमारी उपलब्धि है। इसलिए कि मैं आपके ही चैनल पे कम से कम इस बात की 10 बार डिबेट किया हूं कि जातिगत जनगणना से दरअसल आपने हमारे यहाँ डिबेट जरूर की होगी, और ये जो इसका कंसेप्ट है, कम से कम ये तो आप ये श्रेय हमारे, या ये तोहमत हमारे ऊपर मत ला दिए, और ये ना आप ये श्रेय लीजिए। ये सबको पता है कि जो जातिगत सर्वेक्षण होता है इसीलिए किया जाता है कि जो विकास की परियोजनाएं हैं वो कहां पर कमी है, प्रकाश की जो प्रकाश है वो पूरे कक्ष में पूरी तरह से फैल सके, यानी कि पंक्ति में खड़ा जो आखिरी आदमी है उस तक पहुंच सके, इसलिए किया जा सकता है। जो बहस होती थी वो उससे जुड़ी हुई सियासत को लेकर होती थी। वो जो विसंगतियां अभी गिनाई गई हैं, बीजेपी प्रवक्ता ने जो विसंगतियां गिनाई हैं कि 60 लाख वाले 2 करोड़ वाले को 60 लाख बता देंगे, तो वो दिक्कत वहां पर है। निखिल जी आते हैं, मैंने पहले ही कह दिया कि वो चोरी की रिपोर्ट है, कोई जो सरकार ने आंकड़े ही नहीं जारी किए, तो किस आधार पर आप कह रहे हो कि 65 लाख कर दिया? तो 165 करोड़ खर्च करके आंकड़े जारी नहीं किए, अब कहा जा रहा है कि दोबारा खर्च करिए। सवाल भी तो यही है, दोबारा क्यों करा रहे हैं? ये सवाल आपका जायज है, दोबारा क्यों करा रहे हैं, ये इसका मैं जवाब देता हूँ। दोबारा हम इसलिए करा रहे हैं कि देखिए जिस अध्यादेश की बात हो रही है, हम जो है 14 के पहले भी 2011 में पूरे देश में जो हमने सर्वे कराया था उसमें कास्ट सेंसस हुआ था, लेकिन उसमें भी इस तरीके के आंकड़े आए थे जिसमें जो है उसको प्रस्तुत करने में दिक्कत रही, या ये वो इस तरीके के भ्रामक आंकड़े थे कि कहीं ना कहीं उसमें जिस सुविधा की बात कर रहे हैं जिससे आगे का रास्ता खुल सके, खुलने के बजाय बंद कर रहा था।
उसी तरीके के कमोवेश सर्वे कर्नाटका में हुए थे, उसी आधार पर, क्योंकि ये आदेश जो है 10 साल पहले का है। तो मेरे कहने का 15 का है, तो मेरे कहने का आशय ये है कि हमने जो है वो तेलंगाना में एक सर्वे कराया, जो कि राहुल जी बार बार ये कह रहे हैं कि वो मॉडल हो सकता है देश के लिए, या अन्य प्रदेश जो भी कास्ट सेंसस करा रहे हैं उस आधार पर किया जा सकता है। हमने तेलंगाना में किया, आज देखिए कोई विरोध नहीं है, कोई उस पर चर्चा इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो आंकड़े इतने ऑथेंटिक थे और इतने जमीन से लिए गए थे। तो उसी तरीके का सर्वे हम 90 दिन के अंदर करके दे रहे हैं भैया, क्या दिक्कत है? आप बात आई 165 करोड़ की, मैं बोलूं आपको क्यों कर रहे हैं बोल के? आप घोटाले पे आप हमको बयान दीजिएगा, आप येदियुरप्पा जी को जेल भेजिएगा। ठीक है, ठीक है, घोटाले की बात नहीं कर रहे, घोटाले की बात नहीं कर रहे, लेकिन 165 जो करोड़, ठीक है संदीप जी आपका पॉइंट आ गया, जवाब ले लेते हैं। संदीप जी आपका पॉइंट आ गया, संदीप जी आपका पॉइंट आ गया, संदीप जी आपका पॉइंट आ गया, जवाब ले लेते हैं। लेकिन ये जरूर रहेगा कि जो 165 करोड़ खर्च हुए हैं, जो 100, अरे सुन तो लीजिए 165 करोड़ रुपए जो खर्च हुए हैं उस पर तो सवाल उठेंगे। देखिए, क्योंकि जो 165 करोड़ खर्च हुआ है वो भी तो जनता का है, दोबारा कराएंगे जी, पिछली बार गलती हो गई थी, ये तो नहीं चलेगा। जी हम बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं सर, अगर आप अभी जात के, चलिए विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुधा जी आपके पास आते हैं। विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, संदीप जी त्रिपाठी जी बहुत कह दिए। संदीप जी आपका पॉइंट आ गया, विनोद जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, विनोद जी आप कह दीजिए, उसका सुधा जी के पास जाएंगे। आपके पास आने से पहले मैं बस सिर्फ एक चीज जोड़ रहा हूं कि त्रिपाठी जी, हम लोग अटकलों पे बहस नहीं करते, या दूरदर्शन अटकलों को लेके कोई रिपोर्ट नहीं बनाता। आप पहले तो ये जानकारी ले लीजिए हमसे कि हमने जब रिपोर्ट हमने दी है तो ये आलाकमान आपके राहुल गांधी हैं, और उस आलाकमान के साथ में कल सिद्धारमैया की और डीके शिव कुमार की बैठक हुई थी, उसमें वेणुगोपाल भी थे, उसमें सुरजेवाला भी थे, और लिस्ट गिनाऊँ आपको, और कहे तो आपको मैं वो सारा कम से कम पिक्चर तो दिखा ही सकता हूँ। वो हुई थी, उसके बाद बाकायदा उन्होंने प्रेस को भी, एक तरह से वेणुगोपाल ने प्रेस को भी बताया था कि ये कैबिनेट में डिसीजन होने वाला है, डीके शिव कुमार का भी बाइट है। आप हमको अटकल कह रहे हैं, और अटकल पे आप बता रहे हैं कि हम अटकल पे ये बहस किए जा रहे हैं। पहले तो मैं आपको ये करेक्ट किया, आप एक बार सुन लीजिए सर, लंबा सुना है हमने आपका, तो पहले तो आप इसको वापस ले लीजिए कि हम अटकलों पे कभी भी बहस नहीं करते, न अटकलों पे हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं। आपके ही नेता ने, डीके शिव कुमार ने कहा, डीके शिव कुमार का मैं बयान सुनाता हूं, मैंने कोट भी किया है उसको। डीके शिव कुमार ने कहा कि अब जो सर्वेक्षण होगा वो सर्वेक्षण घर घर जाके हम लोगों से पूछेंगे, वो सर्वेक्षण हम ऑनलाइन प्रोसेस से करेंगे, वो फैसला कल आपकी कैबिनेट मीटिंग है, कल थर्सडे को। अब ये सुधा जी बेहतर बताएंगे। उस कैबिनेट में हम रूपरेखा बनाएंगे कि आने वाले कास्ट सर्वे जो हमारा होगा, ये जिसको आप कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, उसको किस तरह से करेंगे, उसका खाका बनाएंगे, एक कल के कैबिनेट में होगी। इतनी सारी चीजें हम बता रहे हैं, फिर भी हमको आप कह रहे हैं अटकल पे। ठीक है, रही बात सुधा जी, जो आपको जवाब सवाल आपके सामने में ये रहेगा, पार्टी के सामने में जो मूल सवाल बीजेपी क्या है कि भाई राहुल गांधी का लोकस स्टैंडिंग क्या है। ये कैबिनेट का फैसला है, ये जुडिशियल कमीशन बनाने का असेंबली का है, और वो रिपोर्ट रखने का, वो भले ही सिद्धारमैया का तुरुप का पत्ता हो, लेकिन सिद्धारमैया 3 बार कैबिनेट में उसको लाने की बात कहे और 3 बार कैबिनेट में लाया गया है। अब सुधा जी ठीक है, ये पॉइंट आपका आ गया है। सुधा जी, एक चीज जब आप अपनी बात बताइएगा तो ये भी आपसे जानना समझना चाहेंगे कि क्या ये दरअसल डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच के जो स्कोर सेटल हो रहे थे उसको भी ठीक करने के लिए एक प्रयास के तौर पर देखा जाना चाहिए कांग्रेस आलाकमान की तरफ से। एग्जैक्टली मैं आपको यहाँ पे 2 बात बताना चाहूंगी। ये लोग फिर से क्यों ये रिपोर्ट, नया रिपोर्ट बनाना चाहता है बोले तो, जब यहाँ से सेंट्रल से, केंद्र से ये डिसीजन लिया गया है कि पूरे देश में जाति गणना की सर्वे होगी, तो अभी इनको डर है क्योंकि केंद्र का जो काम रहता है वो बहुत फास्ट और एक्यूरेट रहता है, मोदी जी का काम। तो इनको कहीं डर है कहीं दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाए और इनका कहीं पे ये इनका खोल ना जाए, तो ये डर है इनका, पहली चीज। और यहाँ पे जो है हम लोग डे 1 से, जब सरकार यहाँ पे फॉर्म हुई थी तब से हम देख रहे हैं डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के बीच में जो अनबन है, जो झगड़ा है सत्ता के लिए, उसकी वजह से पूरे हमारे राज्य के लोगों को इसका भुगतना पड़ रहा है। मतलब सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इन दोनों का कंपटीशन यही है कि कौन सामने आके, जैसे इन्होंने डीके शिव कुमार ने ट्रॉफी लेके, आरसीबी का ट्रॉफी लेके अपना हाथ में लिया, ही वांटेड टू टेक द कंप्लीट दिस वन क्रेडिट टू हिम।
तो यहाँ पे ये दोनों का ये जो झगड़ा चल रहा है ना, तो उसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। जो बैंगलोर एक प्रोग्रेसिव स्टेट था, पूरा बीमारी स्टेट हुआ है। और यहाँ पे आप जैसे बोले कि हाई कमांड इन लोगों को सेटल करना चाहते हैं, ये हाई कमांड कभी भी इन लोगों को सेटल नहीं कर सकते, ये होगा नहीं ये। और जब तक ये सत्ता में है तब तक कर्नाटक की लोगों को इट्स अ नाइटमेयर, मतलब कर्नाटक के लोगों की नींद हराम करके इन लोगों ने रखा है। और ये तीनों लोग सत्ता से इमीडिएटली रेजिग्नेशन दे देनी चाहिए। ठीक है, संदीप त्रिपाठी आप बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत सारे सवाल रेज हुए हैं। आखिर कराया ही क्यों दोबारा सर्वेक्षण, और वो भी कम का समय में, क्योंकि सेंट्रल रिपोर्ट आ गए तो फिर इनका पोल खुल जाएगा। जी आते हैं। देखिए सुधा जी, आप एक महिला हैं, आपको आरक्षण मिला लेकिन आज तक डेट नहीं मिली कि कब मिलेगा। मोदी जी का काम बहुत तेज है। आपने अपनी पार्टी में दे दिया, आपने अपनी पार्टी में दे दिया, आपको अपॉर्चुनिटी दिया है। अब त्रिपाठी जी भाग रहे हैं। नहीं, ये विषय ही नहीं है, ये विषय ही नहीं जिस पर आप बात कर रहे हैं। मेरी पार्टी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है, मेरी पार्टी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है। मुंबई से गुजरात वो चली गई, पता नहीं कहाँ पाकिस्तान चली गई, पता नहीं चल रहा है। डाइवर्शन टैक्टिक्स मत कीजिए। ये विषय ही नहीं है, ये विषय ही नहीं है, ये चर्चा का विषय ही नहीं है। मुद्दे के ऊपर बात कीजिए, बहुत सीरियस इश्यूज है। जातिगत जनता ले लीजिए, स्टैंडर्ड ले लीजिए। कर्नाटक को नरक बना के रखा है कांग्रेस सरकार ने। आप लोगों को, कांग्रेस नायकों को शर्म आनी चाहिए। ये देते हैं जो लोगों को मेजॉरिटी लेके उनको सत्ता पे लेके आए, इनका इनके लिए रिटर्न गिफ्ट है। लगातार 10 साल अगली चीज में नाक में दम करके रहता है। चलिए ठीक है, आप दोनों की बात समझ में नहीं आ रही है। और संदीप त्रिपाठी महिलाओं को आरक्षण देने पर बात नहीं, चर्चा नहीं हो रही थी। तो आप जब आप इस तरह की बात करेंगे, जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी लगेगा आपके पास सवाल का जवाब नहीं है। इसलिए अगर आपके पास कोई सवाल का सीधा जवाब हो तो दीजिए। काम कर रहे हैं उतने से डाइवर्शन पॉलिटिक्स। नहीं आप अच्छा, मैं 1 मिनट जवाब दे दूं संदीप जी का, महिला आरक्षण कब मिलेगा। सर अभी तो कुछ बोलना, मैं अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, बोलिए विनोद जी। मैं बस आपको देखिए, संदीप जी थोड़ा सा धैर्य संदीप जी देखिए, बात आ जाने ठीक सर, बस मैं आपको एक जस्ट एक इनपुट दे रहा हूं, बाकी फिर मंच आपका है। विनोद जी जल्दी। मैं सिर्फ ये बता रहा था कि देखिए, महिला आरक्षण की बात जब पार्लियामेंट में आई थी और कानून भी बन गया है देश में, आप जो सुधा जी को ये बता रहे थे, तो उसमें भी एक देख लीजिए कि अभी कास्ट ये सेंसस के लेके और गवर्नमेंट ने डेट भी अनाउंस कर दिया है। पूरे देश में 2026 से सेंसस शुरू होगा, 2027 इसका दूसरा पार्ट होगा। तो ऑब्वियसली जब इसके कास्ट सेंसस माने पूरे सेंसस आ जाएंगे देश में, जनगणना का एक पूरा आंकड़ा आ जाएगा, तब उसमें महिला आरक्षण की बात जो है वो पूरी तरह से उसमें सामने में दिखेगी। तो ये इसी के लिए सेंसस है। 2026 में इसकी शुरुआत होगी, उसका एक फेज होगा, दूसरा 2027 में हो रहा है। ठीक है तो विनोद जी, आप कम से कम सेंसस का तो इंतजार करिएगा कि आप सुधा जी पे इस बात को लेके राजनीति की बात करेंगे। नहीं, वो तो इधर-उधर भटक रहे हैं, वो तो बात सभी को दिख रही है। दिया है ना, भाजपा की सरकार ने आरक्षण दिया है ना, आप क्यों नहीं दिए? आप ही लोग फिर खेल लीजिए। नहीं, वो तो इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं है। संदीप त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी है तो हम आपके मुद्दे पे बात कर रहे हैं। संदीप त्रिपाठी नहीं, दूसरे मुद्दे पर मत जाइए, दूसरे मुद्दे पर मत जाइए। संदीप त्रिपाठी, ये दोबारा क्यों कराना पड़ रहा है, ये बता दीजिए बस। सर हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया इस बात को लेकर कि जो कास्ट सेंसस हुआ है उसका जो आधार था, उसके पहले भी कास्ट सेंसस हुआ है, भारत सरकार ने कराया है। उसी आधार पर वो कास्ट सेंसस हुआ था, इसलिए कि उसमें आंकड़े भ्रामक हो सकते थे, इसलिए कि तो उसका दोषी कौन है फिर? उसका दोषी कौन है? सुन लीजिए सर, सरकारें सीखती हैं बहुत सारी ऐसी चीजें। ठीक है, चलिए अब मैं इस बहस को और ज्यादा आगे नहीं कर पाऊंगा। 165 करोड़ रुपए खर्च करके टैक्स पेयर्स बनी का सरकार ने सीखा है। 165 करोड़ रुपए खर्च करके सरकार ने सीखा है। बीबीसी ने रिपोर्ट कर दी। हम ये नहीं करते हैं, हम ध्यान नहीं भटकाते हैं सुधा जी, हम लोग जनता के साथ खड़े होते हैं। ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। महाकुंभ में छुपा लिए 37 लोग। ठीक है, आप सभी का शुक्रिया। डॉक्टर सुधा आपका शुक्रिया, संदीप त्रिपाठी जी आपका शुक्रिया, विनोद मिश्रा जी आपका शुक्रिया। लेकिन ये सवाल बरकरार रहेगा कि 100, जैसा कि कांग्रेस के नेता ने कहा, 165 करोड़ रुपए खर्च करके कर्नाटक सरकार ने सीखा है और अब दोबारा उतने ही पैसे या उससे ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार हैं।
क्योंकि कांग्रेस का आला कमान ऐसा चाहता है। तो इसके पीछे अगर सियासत नहीं तो और क्या है, यह सवाल जरूर पूछा जाएगा। और सवाल ममता बनर्जी से भी पूछा जाएगा कि मुस्लिम तुष्टीकरण की क्या उन्होंने जिद ठान रखी है, और यही वजह है कि क्या मुस्लिम वर्ग की तमाम उपजातियों को वो ओबीसी आरक्षण में शामिल करना चाहती हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ये जो डिफरेंस है वो क्यों आखिर दिखाई दे रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मैं 5 साल का था जब मैंने पहली बार पीएम मोदी को रेड फोर्ट से स्वच्छता का संदेश देते सुना था। फिर स्कूल में टीचर से जाना क्यों स्वच्छता जरूरी है। आज स्वच्छता मेरी आदत है। इस नए भारत ने बचपन से ही स्वच्छता का कल्चर देखा है। यही अमृत पीढ़ी बनाएगी विकसित भारत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात पश्चिम बंगाल की सियासत की, जहां मुस्लिम तुष्टीकरण की जिद पर अड़ी हुई है ममता बनर्जी। ये कहना है बीजेपी का। मुस्लिम वर्ग की तमाम उपजातियों को ओबीसी आरक्षण देने को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक नया दांव खेला है और अब इसको लेकर राज्य की सियासत एक बार फिर गर्म है। ममता बनर्जी ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि पिछड़ापन ही लोगों को के ओबीसी दर्जे को तय करने का एकमात्र मानदंड है, धर्म नहीं तय करेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग गलत जानकारी फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओबीसी श्रेणी में किसी व्यक्ति को शामिल करने का धर्म से कोई संबंध नहीं है। ममता सरकार ने एक आयोग का गठन किया है जो ओबीसी कोटे में जोड़ने के लिए 50 नए उपवर्गों का सर्वे कर रहा है, दरअसल 51। मुख्यमंत्री ने बताया कि अधिक पिछड़े ओबीसी ए और कम पिछड़े लोग ओबीसी बी में शामिल किए गए हैं। तो अब विपक्ष का क्या कहना है? विपक्षी बीजेपी ने इसको लेकर ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि ममता मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। अमित मालविया ने एक्स पर पोस्ट कर इससे जुड़ा एक डाटा भी शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि ममता बनर्जी कहती हैं कि ओबीसी आरक्षण का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनकी ही सरकार का डेटा कुछ और बयां करता है। 2010 से पहले ओबीसी वर्ग की कुल जातियां थी 66 यानी 66। इसमें मुस्लिम जातियां थी 11 यानी 11 और गैर मुस्लिम जातियां थी 55। मुस्लिमों का की जो कुल हिस्सेदारी थी वो थी 20%। अब 2025 में आइए तो इसमें जो नए जोड़े गए भाग हैं उसमें 51 नए वर्गों में मुस्लिम वर्ग की संख्या 46 है, यानी कि 46 आउट ऑफ 51, और हिस्सेदारी के लिहाज से यह 90% पहुंच गया है। तो जबकि भाग 2 में 25 जातियां जोड़ी गई हैं जिनमें मुस्लिम जातियों की संख्या 25 में से 21 हो गई है और कुल जो प्रतिशत है वो 84% हो गया है। तो अगर आपके ऊपर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही हैं आप, तो ये गलत कहां है? अमित मालविया ने पूछा है कि अगर ये धर्म आधारित तुष्टीकरण नहीं है तो फिर है क्या? 3 जून 2025 को पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सेवाओं में ओबीसी आरक्षण को 7% से बढ़ाकर 17% कर दिया। स्पष्ट रूप से इन नए शामिल मुस्लिम समूहों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया है। लेकिन यहां एक पेच है। 9 दिसंबर 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता है। दरअसल जो हाईकोर्ट का था ऑर्डर, उसको उसने बरकरार रखा। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ठीक इसी सूची को रद्द कर दिया था। बीजेपी कहती है कि नई सूची न्यायालय की घोर अवमानना और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का अपमान करने के अलावा कुछ और नहीं है। तो सवाल तो पूछा ही जाएगा कि वोट बैंक की सियासत में मुस्लिम वोटरों को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर ओबीसी आरक्षण देना कहां तक जायज है? ये कैसे संविधान सम्मत हो सकता है? और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि कोर्ट का सम्मान करते हैं लेकिन मुस्लिम आरक्षण तो जरूर दिया जाएगा। আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। वही बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर वोट के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। Assembly election is knocking the door.
This government is high appeasement political government. For that reason, she made a statement in favor of her vote bank, Muslims. We, the opposition, raise our voice strongly in front of the Speaker and the Chief Minister. It's unethical, it's a vote bank politics, violation of the judiciary. Hindu OBC are deprived by the Mamta's government. It's not the TMC government, it's government functioning as like as the Muslim League government. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, ये सवाल तो निश्चित तौर पर जब ममता बनर्जी कहती हैं कि हम कोर्ट का तो सम्मान करते हैं लेकिन मुस्लिम आरक्षण हम देकर रहेंगे, ओबीसी आरक्षण में मुस्लिमों को शामिल करेंगे ही, इससे हमको कोई रोक नहीं सकता है, तो जाहिर तौर पर उनका जो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो पॉलिसी है वो सामने आती है। लेकिन इसमें संविधान भी दरकिनार हो रहा है और अदालत भी दरकिनार हो रही है। कैसे ये, किस तरह से ये सियासत चल रही है, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये जो कानून के जानकार लोग हैं या जो जुडिशियरी है उनको समझना चाहिए कि आगे जाके जिस भाषा में उन्होंने आपने जो बांग्ला बाइट सुनाया, उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि मानी ना मानबो ना, जो मतलब मैं मान नहीं रहा हूं या मानूंगा नहीं। तो ये अगर कोई इंसान, भारत के इंसान जुडिशियरी का दिया हुआ किसी फैसला के ऊपर इस तरह से बात कर सकते हैं, तो ये जुडिशियरी को समझना है कि वो आगे जाके किस तरह से इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये ओबीसी का आरक्षण बंगाल में 2010 से 2024 या 24 तक शायद हाईकोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। जो सर्टिफिकेट इशू किया गया, सारे के सारे सर्टिफिकेट के ऊपर रोक लगा दिया गया। प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दरवाजा खटखटाया, लेकिन इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया है। अब ये समझ लीजिए कि एक दूसरा नोटिस निकाला गया, उसे नाम दिया गया बेंचमार्क सर्वे। ये बेंचमार्क सर्वे के तहत ये नई जो सूची है बनाया गया, जो जरा अगर बताया जाए तो जुडिशियरी का जो फैसला है कि कोई धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता है। बंगाल में 2010 से जो ओबीसी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया, सारे के सारे फर्जी है, या अगर फर्जी भी नहीं है तो वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पहले जो कर लिया, अभी कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ऐसी हिसाब में बेंचमार्क स्थिति में बेंचमार्क सर्वे के नाम पर एक नया सूची बनाना और पूरी तरह से जुडिशियरी को बताना कि मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, जो करना है आप कर लीजिए, तो अब ये जुडिशियरी को समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि बाकी जो इंस्टीट्यूशन है उनको समझना चाहिए कि अगर कोई संविधान के नाम पर शपथ लिया हुआ चीफ मिनिस्टर इस तरह से कानून का और संविधान का धज्जिया उड़ाते हैं, तो इसका क्या आगे अंजाम होना चाहिए। बिल्कुल, क्या आगे अंजाम होना चाहिए। लेकिन इसमें जो सियासत है प्रसेनजीत, कि जब वो कहती है कि सुप्रीम कोर्ट की जो आपने जिस तरह से कहा कि संविधान चले या ना चले, सुप्रीम कोर्ट माने या ना माने, तो ये जब वो इस बात को दोहराती हैं तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसको रोक दे, हो सकता है संविधान सम्मत ना हो तो ये चीज आगे ना बढ़ पाए। लेकिन जो मैसेज वो देना चाहती हैं, मैसेज तो दे दिया, वो जो चीख कर कह रही हैं उससे मैसेज तो चला गया, और सियासत भी दरअसल यही है, मैसेज चला गया। और ये मैसेज देने के लिए किसी भी नीचे तक जाने के लिए तैयार है ममता बनर्जी। हमने कई बार, निखिल बार बार बात करते हैं कि ये 30% की लड़ाई है बंगाल में, और ये जब आज हम लोग जून में खड़े हैं और चुनाव की शुरुआत मार्च 2026 से शुरू हो जाएगा, मतलब 8-9 महीना बाकी है। तो ये अगर ये मैसेजिंग ममता बनर्जी ना करे, उनकी जो 30% वोट बैंक वो मान के चल रही है, तो ये मैसेजिंग अगर ना करे तो आने वाले 2026 की चुनाव में शायद उनके लिए कहने लायक कुछ है नहीं बाकी लोगों को। देखिए, इस तरह से आज विधानसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन के खिलाफ प्रिविलेज लाया गया। क्यों प्रिविलेज? इसीलिए लाया गया कि कल
ऑपरेशन सिंदूर पर अगर जब प्रस्ताव पारित करने की कोशिश किया गया और पारित भी किया गया, उसमें सिंदूर का नाम हटा दिया गया और जिस भाषा में ममता बनर्जी बात की तो शुभेंदु अधिकारी को लगा कि ये पाकिस्तान की भाषा इस्तेमाल कर रही है ममता बनर्जी। ऐसे कहने पर प्रदेश की जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया गया और लाया गया चेयर की तरफ से। तो आप समझ लीजिए क्या मैसेजिंग ममता बनर्जी की तरफ से किया जाने की कोशिश किया जा रहा है और सामने 7-8 महीना बाकी है और इसमें इस तरह की मैसेजिंग और ज्यादा किया जाएगा, ये सियासत और ज्यादा किया जाएगा, इस बारे में हम तो पूरी तरह से निश्चित है। निखिल जी निश्चित तौर पर तो ये सियासत गर्म है और इस तरह की जो मैसेजिंग है वो लगातार की जा रही है। जैसा कि आपने कहा कि 30% वोट बैंक का सवाल है और उसके लिए ममता बनर्जी कुछ भी करने के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत। इसमें एक बात बता दूं अभी, जी जोड़ दीजिए जी। ये 30% हो सकता है कि 32% हो गया है, हमें पता नहीं है। ये जिस तरह से बढ़ता जा रहा है उसमें 30% शायद नहीं है, उससे भी ज्यादा हो गया है। जी हो सकता है ज्यादा हो गया हो, लेकिन इसी के लिए ममता बनर्जी और जो साफ तौर पर बेचैन दिखती है, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और यही है तुष्टीकरण की सियासत के पीछे का जो पूरा सच है वो यही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए प्रसेनजीत। तो इस वक्त में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।